चलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का सब्जेक्टिव लेके आए हैं। थ्योरी खत्म कर दिए हैं, सॉलिड स्टेट का है, क्रैश कोर्स लाए थे तो सोचे कि चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा देते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है एकदम 100%। मान लो एकदम पूरा एकदम विश्वास के साथ। देखो क्वेश्चन इस तरह लिखे हैं ना कि सीबीएसई का भी लड़का पढ़ सकता है। चैप्टर रिवाइज हो जाएगा पूरा, चैप्टर का टेंशन नहीं लेना, चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। बोलेगा कैसे? ऐसे क्वेश्चन भी लिखे हैं जो कि चैप्टर के साथ एकदम पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो हम सोचे कि ऐसा क्वेश्चन भी ले आए और ऐसा भी क्वेश्चन भी ले आए जो लड़ जाए। इसको पूरा छाट के एकदम लिखे हैं, 10 साल का पीवाईक्यू निकाले हैं, उसके बाद उसको हम लिखे हैं सेवेटी का क्वेश्चन निकाल के। ठीक है ना? तो चलो पहला क्वेश्चन जो है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड डिफरेंस बिटवीन देम। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसमें ऑर्डर मेंटेन हो, और जिसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं हो उसको एमोर्फस बोलेंगे। अब बोलेगा कि ऑर्डर मेंटेन मतलब क्या हो गया, जैसे आप उसका शेप है, शेप के अंदर पार्टिकल है तो पार्टिकल मेंटेन। अब जैसे पार्टिकल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस तरह रहेगा। तो मतलब ये क्या है, ये कोई ऑर्डर में नहीं है। अगर यहाँ पे है 1 डायमेंशन में इधर जा रहा है, 2 डायमेंशनल के इधर जा रहा है, और 3 डायमेंशनल में इधर भी है, मतलब एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई लेटिस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। रेगुलर अरेंजमेंट हो गया मतलब क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमोर्फस में क्या होता है, देखो 1D में जा रहा है तो उसमें पार्टिकल कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, उसमें हर चीज सेम होता है, इसमें हर चीज सेम नहीं होता। तो वही लिखे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनिट ऑर्डर मींस रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट जो है रेगुलर है। रेगुलर मींस क्या है, एक जैसा है। डिफिनिट शेप मतलब शेप जो है फिक्स्ड है, डिफिनिट शेप लिखे हैं। और एनीथिंग प्रेजेंट डेट इन ऑर्डर, ठीक है, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज जो प्रेजेंट है वो भी क्या चीज में है, ऑर्डर में प्रेजेंट है। इसलिए लिखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफिनिट ऑर्डर, मतलब डिफिनिट ऑर्डर एक है। रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट है। डिफिनिट शेप, शेप भी डिफिनिट है, मतलब हम पता चल रहा है। और एनीथिंग प्रेजेंट डेट इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में है। ठीक है, चलो अब एमोर्फस सॉलिड के बारे में देखो। एमोर्फस सॉलिड हैव नॉन डिफिनिट ऑर्डर, इसमें देखो नॉन डिफिनिट ऑर्डर लिखे हैं, यहाँ पर डिफिनिट ऑर्डर लिखे हैं, मतलब इसमें ऑर्डर डिफिनिट नहीं है। इरेगुलर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट भी फिक्स नहीं है। अनडिफाइंड शेप है, मतलब शेप भी फिक्स नहीं है, अनडिफाइंड है। कोई इधर गया है, कोई इधर गया है, कोई बड़ा पार्टिकल आ गया है, कोई छोटा पार्टिकल आ गया है, किधर किधर जा रहा है कोई पता नहीं है। और एनीथिंग प्रेजेंट इन नॉन ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर में फिक्स नहीं है। कोई एक ऑर्डर जो होता है कि इधर जा रहा है तो इधर है, इधर भी है, इधर भी है, जैसे भी है, मतलब एकदम अच्छा से पार्टिकल है, सब एक जैसा है, हर चीज एक जैसा है, कोई इरेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए लिखे नॉन ऑर्डर एंड डेट्स मेजर डिफरेंस आर इरेगुलरिटी और रेगुलरिटी मेंटेन। इसमें जो मेजर डिफरेंस है ये क्या है, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी का है। जैसे रेगुलरिटी किस में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आ जाएगा, और एमोर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगा। जो मेजर डिफरेंस है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेगा, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड डिफरेंस बिटवीन आर, मेजर डिफरेंस आर रेगुलरिटी एंड इरेगुलरिटी मेंटेन्स। अगर एमोर्फस सॉलिड इधर रहता, क्रिस्टलाइन सॉलिड इधर रहता तो यही लिख देता। अगर यही ये एमोर्फस सॉलिड इधर रहता और क्रिस्टलाइन सॉलिड इधर रहता तो लिखता crystalline solids and amorphous solids difference between them are major difference are। अगर ये पहले है तो रेगुलेटरी पहले आ जाएगा, रेगुलेटरी एंड इरेगुलरिटी मेंटेनेंस। मतलब इसमें शेप के बारे में बात करते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 से 2 नंबर का होगा और 5 नंबरिया होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। What are the unit cell and difference between primitive and center unit cell। तो हम लोग जानते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल मान लो ये मार्कर है, अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट एक छोटा सा होगा। ऐसा रिपीटेशन होते होते एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि उसका रिपीटेशन होते होते एक बड़ा क्रिस्टल बन जाए। ऐसा छोटा पार्टिकल जो कि उसका रिपीटेशन होते होते एक बड़ा पार्टिकल बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। तो वही लिखे हैं, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लेटिस, मतलब क्रिस्टल लेटिस का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट है उसी को क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अब पूछा क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल। देखो प्रिमिटिव एंड सेंटर, अब डिफरेंस पूछा है। हम लोग ऐसे पढ़े हैं प्रिमिटिव और सेंटर में, टॉपिक भी साथ में रिवीजन कराते जा रहे हैं। तो प्रिमिटिव में हम लोग क्या पढ़े हैं,
प्रिमिटिव में पढ़े हैं जो कि सिंपल, इसको बोला जाता भी है सबसे पुराना। सिर्फ कॉर्नर पे ही पार्टिकल प्रेजेंट होता है कोई भी लैटिस में, उसका सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो, क्रिस्टल लैटिस का यूनिट में सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो पार्टिकल, और सेंटर में जो पढ़े हैं कॉर्नर पे भी हो और एज वेल एज फेस पे हो जाए, बॉडी में हो जाए, दोनों अपोजिट साइड के इंड के बीच में हो जाए, पढ़े हैं ना, BCC, ECC, FCC, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद करवाए हैं। SCC का 1 हो जाएगा क्योंकि 8 होना 1/8 होता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। BCC में एक बॉडी में होगा और 8 साइड में होगा, तो कॉर्नर में होगा, जो साइड नहीं कॉर्नर में होगा, तो कॉर्नर की वजह से 1, 8 होना 1/8 प्लस बॉडी के लिए 1, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह ECC में भी, ECC में क्या होगा, इंड टू इंड, तो इंड में 2 है तो 2 गुना 1/2 बराबर 1 प्लस 8 इसके लिए, तो 8 गुना 1/8 इक्वल टू 1, तो 2, 1 प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। अब ECC में 3 आया था, ये भी बताते हैं, 8 गुना 1/8 बराबर 1 प्लस, नहीं FCC के बात कर रहे हैं। फेस में कितना है, 6 गुना 1/3 इक्वल टू 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। वो भी रिवीजन करवा दिए हैं, इसलिए आप बता देते हैं डिफरेंस प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट से। तब इतना बताएं तो इसमें सबसे मेन डिफरेंस तुमको क्या दिखा है, मेन डिफरेंस यही है कि प्रिमिटिव में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर में है और सेंटर में, कॉर्नर में भी है और बगल में भी है, तो वही लिखे हैं। द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल आर द प्रिमिटिव सेल आर ओनली लेटिस पॉइंट प्रेजेंट इन कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है, लेटिस पॉइंट प्रेजेंट इन कॉर्नर या पार्टिकल प्रेजेंट इन कॉर्नर भी लिख सकता है। एंड सेंटर यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन कॉर्नर एज वेल एज बॉडी इन टू इन फेस ऑल्सो, जो कि बताए थे सेंटर यूनिट सेल का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, BCC, FCC, ECC, BCC, FCC, ECC। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम बताए थे कि नंबर ऑफ स्फीयर अटैच्ड बाय द अंडर द मोलिक्यूल। अब इसे ये मोलिक्यूल है, अब इसका जो हम जूम किए तो इसका ठीक निकाले तो देखे उसमें ऐसे अरेंजमेंट है, ऐसे है, 3 वो स्फीयर है, 3 स्फीयर है, तो हम बीच का पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या होगा बीच के लिए, एक ये, टोटल 2। साइड के लिए पूछेंगे तो इसका जो है सिर्फ 1 होगा क्योंकि ये एक ही अटैच है। अगर इसका पूछेंगे लास्ट वाला का भी तो 1 ही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वही लिखे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्फीयर अटैच बाय बॉन्डेड ऑफ एटम, ठीक है, मतलब कितना से अटैच है। एंड FCC, अच्छा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज FCC, तो एंड लिखे हैं, फिर FCC मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक unit cell that have lattice point present in corner also face। FCC means face center cubic unit cell that have lattice point present in corner also face, मतलब कॉर्नर में भी वो प्रेजेंट होता है और फेस में भी होता है। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC इक्वल टू 12। अब देखो फेस कॉर्नर में कितना पार्टिकल्स था, 8 गो, फेस में कितना था, 6 गो, तो अब इसका बोला गया FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो टोटल 12 आता है, ये जो हम लिखाए हैं कैसे होता है ये भी बताया है। फिर सोच रहे हैं नहीं बताने के लिए कि नहीं, तो क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा चल जाएगा और ये इंपॉर्टेंट सवेटी करा रहे हैं, टाइम कम नहीं है क्योंकि एग्जाम का नज़दीक आ गया है। चलो अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 3 हो गया कंप्लीट, अब चौथा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है डिफाइन पैकिंग इफिशियंसी। तो हम लोग जानते हैं पैकिंग इफिशियंसी सब के बारे में पढ़े थे, SCC का भी पढ़े थे, FCC का भी पढ़े थे, BCC का भी पढ़े थे। SCC प्रिमिटिव को बोलते हैं, जो कि सिंपल भी बोलते हैं, ये भी बताए थे। तो हम FCC ये सब के बारे में हम पैकिंग इफिशियंसी पढ़े थे। पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या समझ रहे हो, पैकिंग इफिशियंसी मतलब अब मान लो ये सॉलिड है, इसका एकदम पूरा एकदम टाइट है, उसके अंदर पार्टिकल एकदम पूरा टाइट है, मतलब वो 100% पैकिंग है। कुछ लूज है अंदर में, मतलब हल्का कम है, और हल्का लूज है तो और कम है, मान लो एकदम बहुत कम है, मतलब कि एकदम 10% 5% पे है, इसी को पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी मतलब क्या समझा, किसी को पैक करने का उसका अंदर कितना अथी है परसेंटेज, तो वही हम देखते हैं। तो इसलिए लिखे डिफाइन पैकिंग इफिशियंसी क्या है, तो लिखें द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब जैसे देखो हम तुमको बोले थे कि ये क्रिस्टल है, इसके अंदर जो पार्टिकल है
अब पार्टिकल जो है उसमें है, तो उसमें तो क्या एक्वायर कर रहा है, मतलब ये क्या ले रहा है, वो वॉल्यूम ले रहा है। जैसे ये पार्टिकल इतना दूर में है तो इतना वॉल्यूम लिया हुआ है, तो वही लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो है द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब वॉल्यूम टोटल कितना ऑक्यूपाई किया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो छोटा छोटा पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब, तो वही छोटा छोटा पार्टिकल कितना है वही बताना है, तो वही लिखे द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉइज पैकिंग एफिशिएंसी, ये लिख देगा। लेकिन हम शॉर्ट में 2 नंबर का है तो इतना ही लिखे हैं। चलो अब स्कोटिफाइड डिफेक्ट पढ़ते हैं। स्कोटिफाइड डिफेक्ट क्या है, लिखना चाहिए व्हाट इज स्कोटिफाइड डिफेक्ट, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यही लिखिए, तो इससे क्या दिक्कत है। तो हम लोग स्कोटिफाइड डिफेक्ट में पढ़े थे कि केटायन और एनायन इक्वली अमाउंट में खत्म हो। जैसे अब मोलिकुलर हम लोग पढ़ते हैं NaCl का 1:1 पढ़ते हैं, उसी तरह में अगर इसका जो केटायन और एनायन होगा ना, वो एकदम बराबर तरह से खत्म होगा। ये कि नहीं केटायन ज़्यादा खत्म हो रहा है एनायन ज़्यादा खत्म हो रहा है, ये नहीं, एकदम इक्वल अमाउंट में भी होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं कि स्कोटिफाइड डिफेक्ट किसको कहते हैं, ए टाइप ऑफ आयनिक डिफेक्ट, ये आयनिक है क्योंकि आयन में ही तो हो सकता है ना, डेट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ केटायन एंड एनायन, मतलब इक्वल अमाउंट होना चाहिए किसका, केटायन और एनायन का भी। आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, लेटिस लिख देगा या एनी ऑब्जेक्ट लिख देगा जो कि वे केमिस्ट्री का होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब एनी ऑब्जेक्ट लिख देगा तो तुम पूरा चीज का बात नहीं ना कर सकता, इसलिए लिखे हैं ए टाइप ऑफ आयनिक डिफेक्ट दैट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस स्ट्रक्चर, ये भी लिख सकता है। ठीक है, अब फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, जैसे स्कोटिफाइड डिफेक्ट पढ़े थे उसी तरह फ्रेंकेल डिफेक्ट भी पढ़े थे, उसी में टोटल 4 पढ़े थे, ये भी याद होना चाहिए। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या पढ़े थे, फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक एक्स्ट्रा केटायन आ जाता है, एक्स्ट्रा कुछ आया ना, तो एक्स्ट्रा आ गया मीन्स एक्स्ट्रा आ गया तो कैसे आ गया, जैसे लिखे फ्रेंकेल डिफेक्ट मीन्स एक्स्ट्रा केटायन कम इन क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल फॉर्म, मतलब क्रिस्टल लेटिस जो फॉर्म बना है वो किससे बना हुआ है, एक एक्स्ट्रा केटायन उसमें आ गया है, इसलिए लिखे हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, एक्स्ट्रा केटायन आ गया है। चलो 7 नंबर का देखते हैं, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मतलब व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, डिफाइन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी क्वेश्चन लिख सकता है, लेकिन हम अपना लैंग्वेज में लिखेंगे, सोचेंगे कि बच्चा लोग को जो है ना अपना ही लैंग्वेज में पढ़ाएं, ये हम नहीं लिखेंगे, आप इसी तरह लिखेंगे। अभी बार लिख दे रहे हैं, आज भर के लिए लेक्चर वही उसी तरह रहेगा जो लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए लेटिस स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख दो, क्योंकि लेटिस स्ट्रक्चर में ही ना हो सकता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन। कोई भी लेटिस कोई भी सॉलिड है उसको 3D अरेंजमेंट में रहेगा, उसको लेटिस बोलेंगे, ये भी पढ़ा है लेटिस किसको कहते हैं। तो उसी मान लो एक सॉलिड है उसको वो 3D अरेंजमेंट में है तो उसको लेटिस भी बोल सकते हैं। तो लेटिस का भी हम खोल दिए उसको अंदर से, तो उसमें देखिए कि जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको एन टाइप बोल रहे हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हॉल है मतलब क्या है, हॉल आया है उसमें, तो हॉल आया मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको एन टाइप बोलते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए लेटिस स्ट्रक्चर। और ये भी बताए थे सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, देखो सेमीकंडक्टर, देखो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में ना पूरा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे बहुत नेग्लिजिबल, मतलब करंट पास ही नहीं होता ही नहीं है, इतना समझ लो। उसको हीट करते जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी देगा, जैसे अब तुम्ही को कोई हीट कर देगा तो तुम तेज भागने लगोगे, उसी तरह भागने लगोगे, तो उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन जो है भागने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट कंडक्ट होगा ही, ठीक है। तो वही करंट कंडक्ट हो रहा है, इसलिए लिखे एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पार्ट बता रहे हैं, उसमें एक्सेस ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा तो वे कंडक्ट करेगा, वो कंडक्ट कैसे करेगा, वो थर्मल कंडक्टिविटी उसका बढ़ाएगा, हल्का सा टेम्परेचर 0 डिग्री पे रहेगा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको बढ़ाएगा तो एक्सेस करेगा, तो वे क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वे क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर से क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा। तो सेमीकंडक्टर को दोनों तरफ डिफाइन किया गया, इसलिए इसको सेमी रखा गया आगे नाम, सेमी मतलब बीच में, ठीक है। चलो 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर का देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, या ये भी लिख सकते थे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में क्या अंतर है, ये भी लिख सकते थे, लेकिन इंग्लिश में इतना अच्छा से लिखिए डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में पढ़े हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या पढ़े, पैरामैग्नेटिक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर में होगा ही नहीं। और डायमैग्नेटिक में हम लोग क्या पढ़े हैं, दोनों होगा, जैसे ऐसे है
तो एक ऐसे होगा, दोनों अपोजिट स्पिन का होता है ना। पैरामैग्नेटिक में एक ही होता है, डायमैग्नेटिक में दो होता है, लेकिन दोनों जो होता है वो अपोजिट स्पिन में होता है। ये पढ़ा है तो वही लिखे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन आर पैरामैग्नेटिक हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एंड डायमैग्नेटिक हैव बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। यहाँ पे लिख दो, प्रेजेंट इन बट बोथ प्रेजेंट इन ऑपोजिट स्पिन। नहीं ठीक है, इतना भी यहाँ पे लैंग्वेज का ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड, छोड़ो रहने यार, पूरा लैंग्वेज ही खराब हो रहा है, रहने दो। द मेन डिफरेंस बिटवीन आर पैरामैग्नेटिक, इज लगा दो ठीक रहेगा। The main difference between each paramagnetic have single electron present and diamagnetic have both pair of electron present in opposite spin। ठीक है, चलो खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें 2 नंबर का है, उसको 5 नंबर का कराएंगे और फिर पीवाईक्यू नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, चलो शॉर्ट क्वेश्चन जो था 2 नंबर का, एक क्वेश्चन बचा था, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले थे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइस डिफाइन। ऑक्टाहेड्रल वॉइस बताए थे और एक टेट्राहेड्रल वॉइस बताए थे। टेट्राहेड्रल वॉइस में बताए थे कि 4 स्फीयर के बीच में जो गैप है उसको वॉइस मतलब ये भी बताया कि गैप बिटवीन एनी स्फीयर। लेकिन अब बोला गया ऑक्टाहेड्रल वॉइस। ऑक्टाहेड्रल वॉइस मीन्स समझ रहे हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइस मीन्स 6 स्फीयर के बीच में जो गैप है उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइस बोलेंगे। अब इसमें टेट्राहेड्रल वॉइस पूछ देता तो उसमें 4 स्फीयर के बीच में गैप, लेकिन हमको लग रहा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइस पे ही इस पर क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लिखे हैं डिफाइन ऑक्टाहेड्रल वॉइस। ऑक्टाहेड्रल वॉइस मींस गैप बिटवीन 6 स्फीयर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइस दिखाएगा कैसे? अब स्ट्रक्चर तुम बनाएगा तभी ना दिखाएगा, तो स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसमें देखेगा कि पार्टिकल कहाँ कहाँ है, तो उसमें पूछेगा कौन, ये देखो यहाँ पे पार्टिकल बन रहा है 6, ऐसे ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर में नीचे 2 ऊपर बन रहा है 1, मतलब नीचे 2 था, ऊपर देखो ऊपर 2 नीचे 1, इसके ऊपर में नीचे 2 ऊपर में 1, तो इसका बीच में 6 हो गया टोटल। अब इसका बीच में भी जो गैप बन रहा था ना उसको हम बोले थे वॉइड्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइस, क्योंकि 6 स्फीयर था। अब यही 4 स्फीयर रहता तो उसको टेट्राहेड्रल वॉइस बोलते, तो वही लिख दिया डिफिनेशन। ठीक है, तो चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ये 5 मार्क्स का है। ठीक है ना, देखो इससे जो है 5 क्वेश्चन बनने वाला है, एकदम कंफर्म। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आएगा, एकदम निश्चित है, 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि आता भी है क्वेश्चन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टाइप बताना और डिफाइन करना। डिफाइन एक्स्ट्रा लिख दिए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप है ये कितना है, हम लोग पढ़े थे 4, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मोलिक्यूलर। आयोनिक में बताया था जो आयन बॉन्ड से बने उसको आयनिक बोलेंगे, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन होना चाहिए। कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड का उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए, उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन पूरा ठीक क्रिस्टल बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड से बनना चाहिए। मेटेलिक में मेटल से, जो कि मेटल के टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का। ठीक है, उसी तरह मोलिकुलर। अब मोलिकुलर भी पढ़ेंगे तो इसमें मोलिकुलर जो है भंडरवाल फोर्सेस से बना हुआ होता है, जो कि भंडरवाल फोर्सेस लिखना चाहिए। अगर बॉन्ड के कंपेरिजन बोला जाता है तो भंडरवाल फोर्सेस होता है, लेकिन मोलिकुलर में बताए थे भंडरवाल फोर्सेस से, क्योंकि ये यही बच जाता है, टोटल 4 होता है। ठीक है ना, टोटल 4 होता है, ये बार बार नीचे हो जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आयोनिक हम लोग पढ़े थे, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे, फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे, फिर मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, देखो लिख ही देते हैं, 5 नंबर का है इसलिए इसमें सोचे कि हम अपने से लिख दें सर, क्योंकि वे समय तो बता देंगे तो छोटा छोटा तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो चलो ठीक है, आयोनिक those crystal formed
formed by ion, या ये भी लिख सकता है those crystal formed by constituent particle of ion, वही लिख देते हैं। उसी तरह पूरा रिपीट होगा यहाँ पे, ऐसे 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 ऐसे, इसका भी सामने ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट होगा। और कोवेलेंट में जो है कोवेलेंट बॉन्ड से उसका कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उसका पार्टिकल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका मेटेलिक बॉन्ड होना चाहिए। नहीं, इसका दूसरा लिखो डिफिनेशन, इसलिए दूसरा हुआ क्योंकि ये बोले थे इसमें क्रिस्ट वंडरवाल फोर्सेस होता है, मेटेलिक बॉन्ड नहीं, तो इसका लिख सकता है दोज क्रिस्टल हेल्स वंडरवाल वंडरवाल फोर्सेस इन क्रिस्टल, those crystal heads van der Waals forces formed a molecular crystalline solid। तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है लिखने में, अब लिख के ही लाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, समझा ही दे रहे हैं। तो ठीक है, इसको बता दिए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार प्रकार के होते हैं, आयोनिक क्रिस्टलाइन, कोवेलेंट, मेटेलिक, मोलिकुलर। आयोनिक में आयंस, कोवेलेंट में कोवेलेंट, मेटेलिक में मेटेलिक, मेटलिक बॉन्ड हो गया। मोलिकुलर में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि एक वैन डर वाल्स फोर्सेस से बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड को जब टाइप करते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। सबसे वीक फोर्सेस यही होता है। चलो बोला थे 15 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उससे भी कम कर दिए। अब टोटल क्वेश्चन कितना हो गया ना, 9 था उसमें और 2 इसमें, 9 2 11 क्वेश्चन कर दिए, 4 क्वेश्चन घटा दिए। अब 4 क्वेश्चन इतना अच्छा जो क्वेश्चन घटाया है कि टेंशन मत लो, ये तुम लोगों को पढ़ा दिए थे उसी टॉपिक से था, तो उसी टॉपिक से था तो सोचे साइड कर देते हैं, क्योंकि इतना पता ही होगा। इसलिए अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन डाई पारा फेरो, और एक और बताए थे एंटी फेरो, लेकिन उसको छोड़ दो, 3 ही बताओ, क्योंकि ये फेरो तो एकदम कन्फर्म आएगा, पारा भी आ जाएगा, लेकिन डाई पे नहीं देता है कभी कभी क्वेश्चन, क्योंकि डाई मैग्नेटिक के बारे में सभी को पता रहता है, पारा और फेरो भूलता है आदमी। FeRO होता है, लेकिन लिखा गया FeRO, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे FeRO लिखे हैं, कोई दिक्कत तो लिखे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज R, ठीक है। पहला लिखे हैं पारा, दूसरा लिखे हैं डाई, तीसरा लिखे हैं फेरो। तो पारा मैग्नेटिक मतलब तुम जान ही रहा होगा, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कोई भी स्पीसीज जिसमें और इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीसीज हो। और इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना भी इलेक्ट्रॉन हो उसमें, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक ही बचे, तो एक बचेगा, तो उसको पैरामैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में मतलब कितना भी इलेक्ट्रॉन हो, इवन स्पीसीज हो, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक दोनों जो भी होगा ऑपोजिट स्पिन का होगा। तो यही लिखे हैं ऑलवेज प्रेजेंट बोथ स्पिन इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑपोजिट स्पिन लिखना चाहिए था, सॉरी। ऑलवेज प्रेजेंट बोथ ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वे ऑपोजिट स्पिन का होगा। अब देखो फेरो में लिखे हैं ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन, मतलब जितना फेरो है तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा या तो इसी डायरेक्शन में सब हो, ऐसे देखो, ऐसे 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 ऐसे, मतलब सबका एरो जो है ऊपर जा रहा है, या तो सबका एरो नीचे जाए, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, या तो एक साइड में एक डायरेक्शन में जाएगा या तो ये डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जाएगा एक ही डायरेक्शन में सब इलेक्ट्रॉन। ये कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन इधर है, वो नहीं होना चाहिए। और ये जो है ना जो बनता है इसका, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है उस कंपाउंड, वो परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, पावर इतना है क्या। तो वही लिखे हैं ऑल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन एंड गिव परमानेंट मैग्नेट,
ठीक है, बस खत्म हो गया। अब इतना ही 2 क्वेश्चन लॉन्ग में कराया है, क्योंकि सीवीटी में तो 2 ही 3 क्वेश्चन आता है ना, तो आप सोच रहे थे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खींच दें, तो टोटल 15 खींचे थे, तो 15 में से ही जो है ना टोटल 9 2 11 कराए हैं।